गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें से हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। नंबर 1 विद्युत फ्लक्स, नंबर 2 सतत आवेश वितरण, नंबर 3 सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों टॉपिक आपके बिल्कुल एकदम क्लियर होंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गाउस का नियम। अब गाउस का नियम पढ़ लेते हैं। देखो गाउस का नियम क्या है, और गाउस का जो नियम है वो किससे संबंधित है, विद्युत फ्लक्स से। गाउस का नियम, देखो गाउस का नियम क्या है, तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है ये। तो आप पहले भी एक विद्युत फ्लक्स से संबंधित फॉर्मूला पढ़ चुके हो। फाई ई इक्वल क्या पढ़ चुके हो आप, फाई ई इक्वल क्या है, सरफेसली क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ एस का मतलब सरफेस है, सरफेस का मतलब ये हो गया, हम यहाँ जो समाकलन कर रहे हैं वो डी एस वेक्टर का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल है। अरे क्षेत्रफल अल्पांश लिया हुआ है, और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, बंद समाकलन। क्लोज इंटीग्रल में आपको बता चुका हूँ। तो फाई ई इक्वल क्या होता है, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो। लेकिन एक अन्य तरीके का भी सुझाव दिया था, वो किसने दिया था, गाउस साहब ने। तो आपके गाउस साहब ने एक और नियम दिया था जिसके आधार पर आप विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, माना कि आपके पास प्लस क्यू आवेश है, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं, और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये तो क्या है, धनावेश है, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होंगी, निकलेंगी। अगर ये माइनस क्यू आवेश होता तो इस पर क्षेत्र रेखा क्या होती, समाप्त होती, तथा अनंत से आती हुई क्या होती, प्रतीत होती। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, आपके पास कोई दिया हुआ आवेश है, आपके पास कोई दिया हुआ क्या है, आवेश है। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। तो आपके पास दिया हुआ आवेश है, उसके कारण अगर यदि धनावेश है तो कितनी संख्या में क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, यदि आपके पास ऋणावेश है तो कितनी संख्या में क्षेत्र रेखाएं उस ऋणावेश की ओर आ रही हैं। उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, उन क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जो आपके गाउस साहब हैं उन्होंने एक नियम दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने एक पृष्ठ की कल्पना की जो उस आवेश को पूरी तरह घेर ले, प्रबद्ध कर ले, बाउंडेड कर ले। कौन से आवेश को, जिस आवेश के कारण हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, अर्थात जिस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्ञात करनी है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है कि इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, या ऋणावेश है तो कितनी क्षेत्र रेखाएं इसमें इसकी ओर आ रही हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गाउस साहब ने एक पृष्ठ की कल्पना की थी। सबसे पहले किसने कल्पना की थी, गाउस साहब ने। इसलिए उस पृष्ठ का नाम ही क्या रख दिया गया, गाउसीय पृष्ठ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने की हम उसको, उस पृष्ठ को नाम हमने क्या रख दिया, गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है कि जो पूरी तरह कैसा हो, बाउंडेड हो, परिबद्ध हो, बिल्कुल जो आवेश को क्या कर ले, पूरी तरह परिबद्ध कर ले, घेर ले। तो यहाँ इसके चारों ओर एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना की उन्होंने जो उस आवेश को क्या कर ले, पूरी तरह घेर ले। अब ये आवेश ने पूरी तरह क्या कर लिया, घेर लिया। इनको थोड़ी छोटी बना देता हूँ क्षेत्र रेखाओं को, क्योंकि हमारा पृष्ठ भी खूब बड़ा हो रहा है। लेकिन इस बड़े पृष्ठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाउसी पृष्ठ मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण तथ्यों में कि गाउसी पृष्ठ को आप कितना बड़ा ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती कि आप गाउसी पृष्ठ को कितना भी बड़ा ले लो, कितना भी छोटा ले लो। अब हमने गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली, सबसे पहले गाउस साहब ने की थी, इसलिए हम इसको अब क्या कह रहे हैं, गाउसी पृष्ठ। तो गाउसी पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ है। कैसा है, काल्पनिक बंद पृष्ठ जो आवेश को क्या कर ले, पूरी तरह प्रबद्ध कर ले, पूरी तरह क्या कर ले, परिबद्ध। तब इस स्थिति में उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, एक शब्द आया संबद्ध, रिलेटेड, संबद्ध फ्लक्स, रिलेटेड फ्लक्स। तो देखो संबद्ध का मतलब क्या है, यहाँ एक तो क्षेत्र रेखा निकल भी सकती हैं। देखो धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा क्या रही हैं, निकल रही हैं,
तो इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कहेंगे हम। जब धनावेश के कारण क्षेत्र रेखा इस गाउसी पृष्ठ से निकल रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, निर्गत फ्लक्स। अगर यहाँ ऋणावेश की चारों ओर हम क्या मान लें, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लें, एक गाउसी पृष्ठ की क्या कर लें, कल्पना कर लें, तो इसमें एक बात बताओ, क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, आ रही हैं कि नहीं आ रही है, अर्थात इस पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ तो प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ तो कौन सी हैं, प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और यहाँ कौन सी हैं, निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब मैं दोनों को कंबाइन रूप से कह रहा हूँ, संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स। इसका मतलब संबद्ध फ्लक्स का मतलब हो जाएगा चाहे तो निर्गत हो जाएंगी या क्या हो जाएंगी, प्रवेशित हो जाएगी। तो दोनों प्रकार की इसी संबद्ध शब्द में आ जाएगा। तो गाउस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध का मतलब निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स। तो आप संबद्ध शब्द के क्या यूज कर सकते हो, निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स। तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, ये क्या उपस्थित है, आवेश। और यदि निर्वात है तो इसमें निर्वात की विद्युतशीलता क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात है, यदि पृष्ठ के अंदर क्या है, निर्वात, तो हम क्या कहेंगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, वो भी कैसा आवेश, यहाँ प्लस की एक आवेश है, यदि और भी होता तो हम उसको क्या कर देते, जोड़ देते। तो उस काल्पनिक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये किसने कहा था, गाउस साहब ने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाइव कल क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू। मैं सिग्मा क्यों ले रहा हूँ बताओ, मैं कह रहा हूँ किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से प्रवेशित या निर्गत कुल फ्लक्स कह लो या संबद्ध कुल फ्लक्स कह लो, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो यहाँ सिग्मा किसको व्यक्त कर रहा है, कुल आवेश को, जितना भी आवेश है उसको क्या कर दिया, सिग्मा कर दिया। सिग्मा का मतलब सभी को जोड़ दिया है। तो कुल आवेश तथा उसकी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसको आप कैसे कह सकते हो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, देखो सिग्मा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। अरे ये एक ही बात है। तो सेकंड तरीके से आप कैसे कह सकते हो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और कैसे ही परिभाषित कर लो, ये ऐसे गुणन में कर लो या अनुपात में बोल दो। तो ये किसका नियम हो गया, गाउस का नियम। तो अब देखो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, फाई इक्वल हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, जहाँ Q कुल आवेश है, जहाँ Q क्या है, कुल आवेश। या कुल आवेश को सिग्मा से भी आप क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। तो यहाँ फाई ई हमारा कंक्लूजन क्या आ गया, सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये निष्कर्ष आ गया। तो ये किसका नियम है, गाउस का नियम। अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं कि गाउस का नियम कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो गाउस का नियम वहीं अप्लाई होगा जहाँ जिस स्थिति में कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन हो रहा हो। किसका पालन हो रहा हो, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन हो रहा हो। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। कूलॉम नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको याद करने हैं ढंग से, सॉरी कूलॉम नहीं, गाउस नियम। तो गाउस के नियम से संबंधित, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखो नंबर 1,
और पहली बात करें तो जो गाउस का नियम है वो कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ जिस स्थिति में कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन किया जा रहा है वहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, गाउस का नियम। अर्थात हम वहाँ गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या हो गया, हमने वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल क्या है K(Q1 Q2) अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर जहाँ दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का वर्ग है या नहीं है। तो वहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कौन कर रहा है, कूलॉम नियम। तो जहाँ ये स्थिति पैदा होगी, जहाँ कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होगा वहाँ निश्चित रूप से आप गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर पाओगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर 2 मैंने आपको बताया फाई इक्वल क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बताया है। जहाँ सिग्मा क्यू क्या है, जहाँ सिग्मा क्यू इक्वल क्या है बताओ, कुल आवेश है। अब आप कुल आवेश कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको पहले चैप्टर में आवेशों गुणधर्म में पहला गुणधर्म पढ़ाया था, आवेशों की योज्यता पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ जो सिग्मा है, यहाँ मैं ये कह सकता हूँ ये आवेशों का क्या है, बीजगणितीय योग। यहाँ जो सिग्मा किसको व्यक्त करेगा, ये सभी जितनी भी आवेश उनका क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग। तो आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं। फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्यू क्या है, सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, देखो हमने जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, किसकी कल्पना की थी, गाउसीय पृष्ठ की। वो कैसा होना चाहिए, ये भी तो समस्या है। अरे हाँ, वो गोलाकार होना चाहिए या घनाकार होना चाहिए या किस टाइप का होना चाहिए वो। तो देखो गाउस साहब ने जो कहा था वो कहा था कि ये जो गाउसीय पृष्ठ है एक काल्पनिक पृष्ठ है और इसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। बस शर्त ये है कि वो जो आकृति आप कल्पना कर रहे हो वो दिए हुए आवेश को जिसके कारण हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है वो उसको पूरी तरह बाउंडेड कर ले, पूरी तरह प्रबद्ध कर ले, पूरी तरह घेर ले। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि माना कि प्लस क्यू आवेश है, क्या है ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर आप चाहे तो गोला मान लो। इसी प्लस क्यू आवेश के चारों ओर या आप क्या मान लो, एक त्रिभुजाकार आकृति, लेकिन त्रिभुज इसको बाउंडेड तो नहीं करेगा, 3D की आकृति की जरूरत पड़ेगी। तो 3D की आकृति का मतलब यहाँ आप प्रिज्म मान लो, प्रिज्म के अंदर रख दो आवेश को, तो 3D की आकृति वही तो होगी। इसको गोला माना है नहीं, आप कहोगे सर ये तो वृत्त है, वृत्त कैसे प्रबद्ध कर लेगा, क्योंकि आवेश को वृत्त प्रबद्ध कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, वो 2D की आकृति है। आवेश प्रबद्ध होगा 3D की आकृति से, तो यहाँ आप इसको क्या मानोगे, एक प्रकार से प्रिज्म का अनुप्रस्थ हो गया, अनुप्रस्थ काट हो जाएगा, तो उसको मान सकते हो। या आप यहाँ क्या मान लो, जैसे प्लस क्यू आवेश है, कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई क्षेत्र ऐसा मान लो कि जो इसको क्या कर ले, पूरी तरह प्रबद्ध कर ले। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेश के चारों ओर किस आकृति का क्षेत्रफल है या किस क्षेत्रफल, कोई भी जो आवेश को जो आकृति घेर रही है वो क्या है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है, बस आवेश घिरना चाहिए चाहे वो कैसे भी। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब दूसरी बात, ये कितनी बड़ी होनी चाहिए आकृति, अरे ये भी तो है। अरे आप वृत्त की त्रिज्या यहाँ माना कि ये r है और r का मान यहाँ 5 सेंटीमीटर हो, अब इसकी 100 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना, गाउसीय पृष्ठ का आकार चाहे तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, गाउसीय पृष्ठ का आकार तथा आकृति चाहे गोलाकार हो चाहे प्रिज्म के अंदर हमने रख दिया प्रिज्म के आकार की कोई आकृति हो, तो या फिर कोई एक अनियमित आकृति हो जो उसको क्या कर ले, प्रबद्ध कर ले। यहाँ मैंने इसको प्लस नीचे दिख नहीं रहा है, आप यहाँ बना लो, ये मैंने कोई एक अनियमित आकृति बना दी है जो प्लस की आवेश को क्या कर रही है, प्रबद्ध कर रही है, घिर रही है। कैसी भी आकृति हो, कितनी बड़ी छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि
काल्पनिक गाउसी पृष्ठ का आकार व आकृति, या मैं कह सकता हूँ गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, जो आप फाई का मान ज्ञात करोगे, किसका मान ज्ञात करोगे, फाई ई का मान। फाई ई क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई ई का मान, एक बात बताओ, यहाँ आवेश पर और निर्वात विद्युतशीलता पर निर्भर कर रहा है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, स्पष्ट सी बात है। तो इसकी आकृति व आकार पर, गाउसी पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी गाउसी पृष्ठ से निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स उसके गाउसी पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब बात आती है कि क्या ये आवेश के वितरण पर निर्भर करता है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर आपको शॉर्टली याद रखना हो तो स्पष्ट सी बात है कि हाँ देखो, जो फाई ई किस पर निर्भर कर रहा है, कुल आवेश पर और निर्वात की विद्युतशीलता पर। निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब यदि यहाँ माध्यम होगा तो प्रभावित होगा। तो इसका मतलब गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित माध्यम, इसी का चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स है, गाउसी पृष्ठ से निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स, जिसको मैं शॉर्ट कह रहा हूँ गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स। तो गाउसी पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स है वो उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा, अरे सिग्मा क्यू का मतलब उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा तथा माध्यम। यहाँ माध्यम एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, यहाँ कोई माध्यम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संबद्ध फ्लक्स है, गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कुल आवेश तथा उसमें उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। बात समझ में आएगी नहीं। इसके अलावा वो किसी पर निर्भर नहीं करता, चाहे गाउसी पृष्ठ की आकृति क्या है, आकार क्या है, आवेश कहाँ रखा है, मतलब आवेश के विन्यास पर कि आवेश कहाँ रखा है, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करता। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इसकी निर्भरता की बात करें तो चौथे पॉइंट में क्या हो जाएगी कि जो फ्लक्स है फाई ई डिपेंडेड ऑन चार्ज, जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो किस पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा। आवेश की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करेगा। यह तो बात समझ में आ गई। छठवां पॉइंट क्या है, इसी में जोड़ दो चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट एक और क्या हो जाएगा कि जो फाई ई है, निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स है, वो निर्वात की विद्युतशीलता पर भी, सॉरी यहाँ माध्यम लेंगे, निर्वात लिया है तो कोई माध्यम होगा उससे प्रभावित होगा, तो माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अब कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 हो गए। अब 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो 5वां पॉइंट क्या है, नंबर 5, जो निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स है फाई ई का मान है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अंदर आवेश कहाँ रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, माना कि ये हमने गाउसी पृष्ठ ले लिया, इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब इसमें तो यहाँ स्थित है, अगर हमने इसी पृष्ठ को ऐसे ले लिया और इस आवेश को कहाँ कर दिया, हमने इस कोने पर कर दिया ऐसे प्लस क्यू, एक तो प्लस क्यू आवेश यहाँ है और इसी आवेश को हमने गाउसी पृष्ठ के कहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया है। तो ध्यान रखना ये इसकी स्थिति है, प्लस क्यू आवेश की क्या है, स्थिति। तो गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं भी स्थित हो, इससे उसके फ्लक्स के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और अगर विन्यास की बात करें, ये 6वां पॉइंट क्या है, देखो 5वां 6वां पॉइंट क्या है, जो निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स है, या मैं ये कह सकता हूँ गाउसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स है, वो आवेश के विन्यास पर भी निर्भर नहीं करता है कि आवेश किस प्रकार से व्यवस्थित है। वो केवल किस पर निर्भर करता है, अरे फाई कल क्या पढ़ चुके हो आप, फाई ई कल क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो कुल आवेश पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, कुल आवेश पर, न कि उसके विन्यास पर किस प्रकार से व्यवस्थित है वो उसमें। वो उसको तो कुल आवेश चाहिए, कुल इतना आवेश है तो इतना फ्लक्स निकलेगा या इतना फ्लक्स प्रवेश करेगा। यदि फ्लक्स निकल रहा है और उसके हम कैसे पता लगाएंगे ये फ्लक्स निर्गत है या प्रवेशित है, तो ध्यान रखना अगर मान आपको ऋणात्मक आ रहा है, माना आपका कैसा आ रहा है ऋणात्मक, इसका मतलब कैसा फ्लक्स है, प्रवेशित फ्लक्स को व्यक्त कर रहा है। अगर ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो वो किसको व्यक्त कर रहा है, उस आकृति के अंदर प्रवेशित फ्लक्स को व्यक्त कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। यदि यहाँ धनात्मक हो तो किसको व्यक्त करेगा, फ्लक्स कभी ऋणात्मक नहीं हुआ, केवल इसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है। ऋणात्मक चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है, केवल दिशा को। ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र रेखाएं वो गाउसी पृष्ठ के अंदर क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। यदि यही प्लस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उस गाउसी पृष्ठ के अंदर धनावेश और क्षेत्र रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं। हम ये कह सकते हैं परिणामी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ धनावेश
किसको व्यक्त करे, सॉरी धनात्मक चिन्ह उस गाउसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। अब छठवां पॉइंट क्या है, विन्यास वाला। छठवां पॉइंट क्या है, विन्यास वाला। देखो विन्यास का मतलब क्या है कि माना कि ये क्या है, गाउसी पृष्ठ है जिसमें एक प्लस क्यू आवेश और एक ये गाउसी पृष्ठ है, इसमें प्लस क्यू आवेश माइनस QI2 और प्लस QI2। अब देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दो आवेश हो गए, एक प्लस क्यू दो प्लस क्यू हो गए। चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मामला ऐसा है कि ये तो गाउसी पृष्ठ पूरा भरी गया है आवेश से, कुछ तो अंतर आना चाहिए, है ना। आपकी नज़र में ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो डायरेक्ट आपको किस पर अटैक करना है, कुल आवेश देखना है कि कुल आवेश कितना है। तो यहाँ देखो कुल आवेश कितना है, और यहाँ भी कितना है, प्लस के 2Q है, यहाँ भी कितना है, प्लस के 2Q है या नहीं है। दिखने में कैसा लग रहा है? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आवेश किस प्रकार से विन्यासित है, आवेश किस प्रकार से विन्यासित है, किस प्रकार से विस्तृत है, किस प्रकार से उसमें व्यवस्थित है। तो इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या गाउस साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो गाउस साहब को ही फ़र्क नहीं पड़ा था, अब हमें भी नहीं पड़ रहा। अरे हमने वो नियम पढ़ लिया तो अब हमें भी नहीं पड़ रहा। तो यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ेगा कुल आवेश से। हाँ, कुल आवेश 2 + 2Q प्लस 2Q है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्या? फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, कितना है 2Q/ε0। यहाँ भी कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा 2Q/ε0। होगा कि नहीं होगा? अरे कुल आवेश 2Q हो गया, कुल आवेश 2Q/ε0। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो यहाँ भी कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये भले यहाँ स्थित है तो कितना हो जाएगा, Q/ε0 कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ की बात करें, ये आवेश यहाँ से यहाँ आ जाए, मतलब स्थिति पर निर्भरता नहीं है फ्लक्स की, तो फाई तब भी कितना रहेगा, फाई ई इक्वल कितना रहेगा, Q/ε0। बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ बच्चों। तो यहाँ छठवां पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। सातवां पॉइंट क्या है, देखो यदि हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की, किसकी, विद्युत द्विध्रुव की, तो देखो विद्युत द्विध्रुव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -Q और +Q, दो विपरीत प्रकृति के आवेश और परमाणु में समान, परमाणु में समान दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है कि नहीं। अब एक बात बताओ, इसके चारों ओर में एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेता हूँ। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निर्गत या प्रवेशित, या मैं ये कह सकता हूँ इस पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स ज्ञात करना है, तो कितना आएगा बच्चों बताओ, फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, -Q और +Q। आवेश का मान 0 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0/ε0। एक बार फॉर्मूला रख लो, σQ/ε0। यहाँ σQ का मान 0 है, 1/ε0 कितना आ गया, 0। फ्लक्स का मान कितना आ गया, 0। आया है कि नहीं आया है? अब एक पॉइंट की बात, आप एक फॉर्मूला और पढ़ चुके हो, फाई इक्वल क्या है, इंटीग्रेशन, बड़े ध्यान से समझ ना, E⃗.ds। अब ये 0 हो रहा है, फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, 0। किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो जब इस कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन E⃗.ds इक्वल 0। ये 0 है, तो कब 0 संभव है। अब एक बात बताओ, हम किसी गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, इसका मतलब ds अल्पांश से उसका क्षेत्रफल कुछ तो होगा, 0 संभव नहीं है। यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0, या दोनों का मान कैसा है, 0। या तो E वेक्टर इक्वल 0 या ds वेक्टर इक्वल 0। ये कब संभव है, E वेक्टर इक्वल 0 या ds वेक्टर इक्वल 0, तभी तो संभव है। या दोनों 0 हों,
तो संभव है। अब एक बात बताओ कि माना कि ई वेक्टर इक्वल क्या है, अब डी एस वेक्टर इक्वल 0 मान लो, तो डी एस वेक्टर इक्वल 0 असंभव है, क्योंकि हम गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अरे तो कुछ तो उसका क्षेत्रफल होगा। अगर हम कहेंगे नहीं शून्य क्षेत्रफल है, तो आपने कल्पना कहाँ की, पृष्ठ बनाई कहाँ, उसका क्षेत्रफल ही शून्य हो गया, तो क्या वो पृष्ठ बन गया, नहीं बना। तो हम ये कि डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि डी एस वेक्टर इक्वल 0 नहीं है। तो इसको एक को हटाओ, डी एस वेक्टर इक्वल 0 नहीं है। अब फिक्स हो गया कि ई वेक्टर इक्वल क्या है, 0 है या नहीं है। ई वेक्टर इक्वल क्या हो गया, 0। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। लेकिन आप एक बात बताओ, पहले चैप्टर में आप विद्युत द्विध्रुव के कारण की अच्छी स्थिति विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हो, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब वो तो सब 0 होना चाहिए। आपने वो डेरिवेशन क्यों की, के पी अपॉन आर क्यू आया था कि नहीं आया था, अच्छी स्थिति के लिए। 2 के पी अपॉन आर क्यू किसके लिए आया था, अच्छी स्थिति के लिए। तो वहाँ जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था आपने, तो वो फॉर्मूले फिर निरर्थक है। अरे विद्युत द्विध्रुव के कारण तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अरे यहाँ स्थिति पैदा हो रही है, ऐसी तो हो रही है, पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ माना कि ये इसका अच्छी पॉइंट हो गया, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, जबकि गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र यहाँ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ क्या है, एक विरोधाभास है या नहीं है। तो यहाँ गाउस नियम थोड़ा सा डगमगाता है। अरे डगमगा रहा है कि नहीं डगमगा रहा है, आप देख सकते हो। तो ध्यान रखना वो सही है, हमने जो भी ज्ञात किया था अच्छी स्थिति वाले डेरिवेशन किए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, और पढ़ना सार्थक है। अब देखो यहाँ कारण क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करे, जो स्थिति व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करे। लेकिन वो फॉर्मूले क्या आए थे, ई वेक्टर इक्वल, अगर अच्छी स्थिति के लिए बात करें 2 के पी अपॉन आर क्यू। यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का कहाँ पालन हो रहा है, आर क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं हो रहा, तो गाउसी नियम का पालन कहाँ से हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ध्यान रखना, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ गाउसी नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं हो रहा। ऐसी अच्छी स्थिति के लिए भी क्या आता है, ई वेक्टर इक्वल क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यू। यहाँ व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं हो रहा, इसलिए ये द्विध्रुव के लिए नियम लागू नहीं होगा। तो विद्युत द्विध्रुव से निर्गत या प्रवेशित फ्लक्स की बात करें हम, वो गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करें, तो वो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो शून्य करेगा डायरेक्ट, सीधी सी बात है। क्योंकि वो शून्य को करेगा, प्लस माइनस हो, तो उसने डायरेक्ट से शून्य कर दिए, वो शून्य हो गया, फ्लक्स भी शून्य हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये आपके कितने पॉइंट हो गए, आपके कितने पॉइंट हो गए, 7-8 हो गए, बहुत है।